जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। जैसा कि आज आपका एएसओ इन एएफएचक्यू सीजीएल 2022 से सभी का डीवी हो चुका है। तो अब इस बात से आपको खुश नहीं होना है कि आपकी ज्वाइनिंग फास्ट हो जाएगी। आपकी ज्वाइनिंग को अभी 3 महीने कम से कम लगेंगे, है ना। तो अब इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आपको डीवी के बाद में 2-3 फॉर्म्स दिए गए हैं, जिसमें आपका एएफ जिसको कहते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, उसके साथ ही साथ विलिंगनेस फॉर्म है, और साथ में एक फॉरेन फॉर्म भी होता है, जिसमें एक तरह से होता है कि आपका कोई फैमिली का कोई फॉरेन में रह नहीं रहा हो, जॉब नहीं कर रहा हो वहाँ रह के, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, हम इसमें देख लेंगे एक बार कि किस तरह आपको इन फॉर्म्स को फिल करना है, आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, और आपको ये जो तमाम फॉर्म्स हैं कब आपको भेजने हैं एएफएचक्यू को, इन जो सभी बातों के बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। यह एक फॉर्म है जो आपको दिया गया था डीवी के टाइम, मतलब डीवी के बाद में घर ले जाने को। लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर CGLE 2022, ठीक है। इसमें आपका रोल नंबर, नेम, ये सब चीज़ें आपने डीवी में ही फिल कर दी थी, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, मैंने सिर्फ बताया आपको कि कौन सी चीज़ आपको दी गई है। इसके बाद अब ये भी आपको दिया गया था, उसी फॉर्म में था, आगे पीछे, है ना। अब इसके बाद शुरू होता है अटेस्टेशन फॉर्म, है ना। ये आपको दिया गया है, ये आप सभी को फिल करना है। सबसे पहले बात आती है, यहाँ लिखा हुआ है आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगाना है साइन करके। तो इसमें क्या करना है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना जो साइज़ है फ़ोटो का 4x5 ही रखना है। जो भी नॉर्मल आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होते हैं वही यहाँ आपको लगाना है। फिर आपसे बोला गया है यहाँ आपको साइन करने हैं। साइन का मतलब होता है आपको आधा साइन करना है इस पेज पे और आधा साइन करना है आपके फ़ोटो पे, ठीक है। उसके अलावा ऊपर लिखा हुआ है रोल नंबर और एग्ज़ाम ईयर, यहाँ आपकी रैंक आ जाएगी कि आपकी क्या रैंक रही है SSC CGL में 2022 में, और आपने कि कौन सा एग्ज़ाम ईयर था, 2022 था, ठीक है। और आपकी पोस्ट का नाम आ जाएगा ASO, ठीक है। उसके अलावा आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही फिल करनी है, कोई भी झूठ या फेक इन्फॉर्मेशन फिल ना करें। फिर आता है पूरा नाम लिखना है आपको ये पूरा कैपिटल में लिखना है, ठीक है। पहले आपको हिंदी में नाम लिखना है और फिर आगे आपको जो भी आपका इंग्लिश है उसमें लिख देना है, ठीक है। पहले लिखना है आपको सरनेम, फिर आएगा आपका नाम। अब जैसे सिंपल, जैसे मान लो जिसका 2 अक्षर का नाम है वो तो सिंपल लिख ही देगा, लेकिन जैसे किसी का नाम है महेंद्र कुमार यादव, तो उसको क्या करना है कि महेंद्र तो लिखना है नाम में और कुमार यादव लिखना है सरनेम में, ठीक है। आपका वर्तमान पूरा पता आ जाएगा कि फ़िलहाल में अभी आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है। फिर आएगा थर्ड के कै में कि घर का पूरा पता, ठीक है। जैसे आपका जो भी आपका जहाँ भी आपका घर है, हो सकता है कहीं आप जॉब कहीं और कर रहे हो, वो तो आ जाएगा वर्तमान में, लेकिन आपका जो घर का परमानेंट एड्रेस होता है वो आएगा थर्ड के कै कॉलम में, ठीक है। यहाँ आपको लिख देना है कि आपका, अगर मान लो दोनों एड्रेस सेम है, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो और घर पर ही रह रहे हो, तो दोनों एड्रेस आपके सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं रह रहे हो अलग से और आप उसको इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हो, तो आपको अब लिखना है वर्तमान पूरा पता में, प्रेजेंट एड्रेस में, कि आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है। फिर है थर्ड के ख कॉलम में है कि आप अगर पाकिस्तान के मूल निवासी हो, है ना, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, मतलब NA ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो, साथ ही साथ अगर आप दिल्ली में 5 साल में कभी भी रहे हो, तो उसको आपको अपने यहाँ का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, जिसको कहते हैं निवास स्थान का प्रमाण पत्र, वो आपको चाहिएगा, ठीक है। जिसमें आपका खुद का फ़ोटो है, वो अपने जो ID प्रूफ है उसके साथ में साइन करके आपको भेजना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बाद में जब आप इन चीज़ों को भेजोगे, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो या फिर दिल्ली में आप जॉब कर रहे हो 5 साल, जो लास्ट 5 ईयर्स है उनमें से अगर आपने जॉब की है, भले ही आपने जॉब एक दिन ही क्यों ना की हो, यहाँ आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप अपने जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का रेंट एग्रीमेंट आप बनवा के दे सकते हो, चाहे बिजली का जो बिल आता है वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका अपना फ़ोटोग्राफ और आपकी जो ID प्रूफ है वो साइन करके आपको भेजनी पड़ेगी, ठीक है। अगर 5 साल से आप एक दिन भी आपने जॉब की है यहाँ, तो ठीक है। और साथ जो यहाँ दिल्ली रह रहे हैं उनको तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ में आता है आपका कि अगर आप
21 साल की एज के बाद में 1 साल से ज़्यादा कहीं भी रहे हो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर आपने तैयारी की और तैयारी करने के लिए आप घर से बाहर रहे, तो आप चाहो तो अपने घर का एड्रेस भी दे सकते हो, क्योंकि आपने तैयारी के दिनों में जहाँ भी रहे हो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। रिकॉर्ड सिर्फ होता है गवर्नमेंट का कि आपने आपने किस जगह जॉब की है। तो गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उनका रिकॉर्ड रहता है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो आपको 21 साल की एज जब भी आपकी हो रही होती है उससे आप स्टार्ट कर देना, कब से लेकर और कब तक। ठीक है, कि आप कब तक वहाँ पर रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे देनी है। अगर आप चाहो तो बर्थ से भी दे सकते हो कि आप जन्म से और कब तक कहाँ रहे थे, घर में रहे थे, कहाँ रहे थे, वो चीज़ भी आप दे सकते हो। ठीक है, मतलब मिनिमम आपको 5 साल का देना ही पड़ेगा। मतलब मिनिमम 5 साल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, लास्ट 5 ईयर्स से। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना पूरा पता फिल करना है। याद रहे, अगर आप ने मान लो नंबर 2 कॉलम में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस था कि अभी कहाँ रह रहे हो वो उसको फिल किया है, तो यहाँ भी आपको सेम वो ही फिल करना पड़ेगा। अगर आप कहीं जॉब पे हो कुछ हो तो आपको सेम एड्रेस देना पड़ेगा कि मैं फ़िलहाल यहाँ पर हूँ अभी, है ना। तो यहाँ शुरू हो जाएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है कि कब से कब तक आप कहाँ कहाँ रहे थे, है ना। आपको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, जैसे आपकी जो कॉलोनी का नाम है, वार्ड नंबर है, उसके अलावा वहाँ का आपको पिन कोड भी देना पड़ेगा। याद रहे चीज़ का, क्योंकि कुछ लोग पिन कोड नहीं डालते हैं, तो इसलिए आपको इसमें पिन कोड भी डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है आगे आपका जो जिला मुख्यालय, मतलब जहाँ पर आपके डीएम बैठते हैं, जो कलेक्टर होते हैं वो बैठते हैं, एक तरह से आपका जिला ही होता है वो, तो यहाँ पर ज़िले का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसमें जॉब कर रहे हो तो आप ये मान लो जॉब एक दिन भी किया गवर्नमेंट जॉब, तो आपको एक दिन का भी रिकॉर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो रिकॉर्ड में सब मालूम पड़ जाएगा, इसलिए आपने एक दिन भी जॉब किया है तो उसके बारे में यहाँ पर लिख देना एक दिन का भी। अगर आप पिछले 1 महीने से जॉब कर रहे हो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आपने कोई और गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम पास कर रखा है लेकिन अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपने एक दिन भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, तो यहाँ पर आप अभी कुछ फिल नहीं करोगे। यह फिल तभी किया जाता है जब आप एक दिन भी जॉब कर चुके होते हो। अगर आप जॉब करने वाले हो कहीं और अभी, उसके बारे में यहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ठीक है, और यहाँ पर आगे लिख देना है टिल डेट, मतलब अभी तक आप कहाँ हो उसके बारे में। ठीक है, और उसके बारे में फिर आता है आपका 5th कैपे, उसमें लिखा हुआ है कि आपके जो पिता, माता, वाइफ, हस्बैंड, अगर आपकी शादी हो गई है, आपके भाई बहन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। इसमें उनका नाम लिखना है, पूरा नाम, वो इंडियन वगैरह लिख देना क्योंकि सारे इंडियन ही होंगे, है ना। उनका जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ क्या रहा है वो लिख देना। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लो कि जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो जो भी वो फ़िलहाल कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा उनका एड्रेस आ जाएगा, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, और मान लो किसी की मान लो मौत हो गई है, डेथ हो गई है, तो वो लास्ट टाइम कहाँ रहे थे उसके इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उनका एड्रेस लिख देना। ठीक है, मतलब एक तरह से मान लो आपके पापा हैं, पापा कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है परमानेंट होम एड्रेस, मतलब आपका परमानेंट घर कहाँ पर है वो आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आपका मतलब आपके फादर का, मदर का, वाइफ और हस्बैंड का, भाई का, बहन का। ठीक है, अगर आपकी बहन की शादी हो गई है तो आप चाहो तो इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो, मैं तो कहता हूँ कि कर देना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है 5 का 6 कॉलम है, उसमें दिया हुआ है कि अगर आपकी शादी हो गई है और आपके जो बेटे बेटी हैं, है ना, वो मतलब बच्चे हैं आपके, अगर वो विदेश में रह के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, अगर वो नहीं है ऐसा कुछ तो नॉट एप्लीकेबल एन करके लिख देना है। ठीक है, फिर यही इंडियन यहाँ आ जाएगा 6 कॉलम पे। फिर है 7th में आपकी जन्म की तारीख आ जाएगी। उसके अलावा फिर आपकी प्रेजेंट एज क्या है वो आ जाएगी, है ना। अब प्रेजेंट एज का मतलब होता है कि जैसे एक तरह से ये कोई फिक्स नहीं होता है ना, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे तुम आज का भी काउंट कर सकते हो, तुम क्या है कि 1 महीने बाद का भी काउंट कर सकते हो, ऐसा कोई इसमें वो रूल नहीं होता कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ही फिल करना है। ठीक है, 1-2 महीने ऊपर नीचे चलता है। फिर आपने जब 10th क्लास पास की थी तब आपकी एज क्या थी, यहाँ पर लिख देना है आपको
कि आपके पास सर्टिफिकेट होगा 10th क्लास का पास करने का, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इतने साल में मैंने पास कर ली थी। ठीक है। उसके अलावा नंबर 8 पर है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका बर्थ कहाँ हुआ था, किस ज़िले में हुआ था, किस स्टेट में हुआ था, तीनों चीज़ आपको लिख देनी है। बी कॉलम पर भी वही है कि आप किस ज़िले के और किस स्टेट के रहने वाले हो, बिलोंग करते हो। ठीक है। उसके अलावा बात समझो, मतलब एक तरह से है जो ए ऑप्शन है वो तो दिया हुआ है आपका जन्म कहाँ हुआ है, उसका जो ज़िला है वो कौन सा, स्टेट कौन सा है। बी कॉलम कहना चाह रहा है कि अभी आज तरह से आप किस ज़िले और राज्य के हैं, है ना। उसके अलावा अभी का मतलब ऐसा नहीं जॉब कर रहे हो उसका पूछ रहा हो। जैसे कभी कभार होता है ना कि आपका जन्म कहीं और हुआ होता है लेकिन बाद में आप और कहीं शिफ्ट हो गए थे, या उसके बारे में, है ना। नंबर सी पर है कि आपके जो फादर हैं वो ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिला और राज्य भर देना है। फिर है 9th के ए में, उसमें लिखा हुआ है आपका जो धर्म है, रिलीजन है, वो क्या है, लिख देना, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका रहा हो, मतलब हो। नंबर बी पे आ जाएगा, अगर आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो तो आपको यस लिखना है, और यस के नीचे ब्रैकेट में जो आपकी कैटेगरी हो, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वो लिख देना है। नंबर 10 पर लिखा गया है कि 15 साल की एज के बाद में आपने किस किस स्कूल में, किस कॉलेज में पढ़ाई की है। ठीक है। हालांकि 15 साल तक आपकी 10th क्लास पास हो चुकी होती है, लेकिन मैं आपको इसमें बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर आप अपनी 10th क्लास का भी फिल कर दें, 10th का, 12th का, और आपके पास जो डिग्री है, जो भी आप ग्रेजुएशन की है, उसके बारे में फिल कर देना। अगर आप पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा, पता में सिर्फ आप अपने जिस भी जगह वो था, है ना, जो भी ज़िला लगता हो, बस जो भी इसका एड्रेस हो वो लिख सकते हो। पूरा एड्रेस मत फिल, इसको फिल मत करना बोली से, कॉलेज का नाम लिख देना, और जयपुर, अलवर, जहाँ भी रहा हो उसके बारे में लिख देना है ना। उसके अलावा है उसमें आपने कब एडमिशन लिया था। ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि आपको उसमें जो डेट है वो एग्जैक्ट याद नहीं हो, क्योंकि जो सन है, ईयर है, और जो मंथ है वो तो उसमें लिखा रहता है, और मंथ भी आई थिंक लिखा हुआ नहीं होता है, पर थोड़ा अपने को थोड़ा आइडिया रहता है ना। हाँ, मंथ लिखा हुआ नहीं होता शायद, मंथ का थोड़ा आइडिया रहता है कि किस मंथ में हुई है। और डेट आपको नहीं पता होगा तो आप इसमें डेट को खाली छोड़ सकते हो, सिर्फ मंथ और ईयर ही लिख सकते हो। फिर आपने वो स्कूल या कॉलेज कब छोड़ा उसके बारे में आपको देनी है इन्फॉर्मेशन। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपका हो जाएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट है ना, उसमें लिखी रहती है कि आपने जो डिग्री है आपको कब मिली है, चाहे वो तो आपकी 10th क्लास की हो, चाहे 12th की हो, चाहे ग्रेजुएशन की हो, चाहे पीजी की हो, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर आपने कौन कौन सी क्लासेस पास वहाँ से पास की थी, 10th की हो, 12th की हो, या डिग्री की हो, वो सब यहाँ पर लिख देना है। फिर नंबर 11 ए पर दिया हुआ है, अगर आपने पहले कभी जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, क्वासी गवर्नमेंट, पीएसयू, या अभी जॉब कर रहे हो, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने कब से कब तक की थी, अगर आपने एक जॉब की है तो एक जॉब का आ जाएगा, 2 की है, 3 की है, सबकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी ही पड़ेगी, कब से कब तक है। फिर आता है डेजिग्नेशन, आपका वहाँ पर क्या पद था। जैसे आपका अभी जैसे पद का नाम है एएसओ, तो यहाँ पर आपको जैसे अगर मान लो किसी और जॉब में आप अप्लाई करते, आपका डिग्री हो रहा होता और इस पोस्ट की आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती, तो यहाँ लिखा जाता असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, है ना। उसके बाद में आता है एमोल्यूमेंट, है ना। यहाँ पर आप लिख देते 4600 जीपी, है ना, कि आपका जो ग्रेड पे है वो क्या है, वो यहाँ आ जाता। फिर आता नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, यहाँ पर आप लिखते डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है। ऐसे ही आपने जहाँ जहाँ जॉब की है उसके बारे में आपको बता देना है कि आपका क्या पद था, क्या आपकी एमोल्यूमेंट है, मतलब आपका जीपी क्या है, ग्रेड पे क्या है, या फिर इसमें अपना लेवल भी लिख सकते हो कि लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5 है, जो भी आप लिखना चाहो। फिर है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिख सकते हो। फिर उसके बाद में एम्प्लॉयर का नाम, ध्यान रहे इसमें कुछ लोग गलती कर देते हैं कि खुद का नाम लिख देते हैं। इसमें बोला गया है एम्प्लॉयर, मतलब जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, मतलब जिस भी आप अभी ऑफिस में जॉब कर रहे होंगे उस ऑफिस का यहाँ पर आपको एड्रेस देना है। ठीक है। अगर आप वो जॉब छोड़ चुके हो तो आपको वो जॉब छोड़ने का रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर ये रीज़न आपका आ जाएगा, अगर आपने नहीं छोड़ी है तो यहाँ पर कुछ फिल नहीं करना है। ठीक है। उसके अलावा है 11 जो बी पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है हाँ कि अगर आप पिछली जॉब में आप पर कभी कोई कार्रवाई हुई है ना, आपको कोई नोटिस दिया गया है,
उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अगर नहीं है ऐसा कुछ तो नॉट एप्लीकेबल NA करके लिख देना है। फिर है 12 पर, 12 पॉइंट पर लिखा गया है, ये सारे हैं, कभी आपको अरेस्ट किया गया है, कभी आप पर कोई मुकदमा चला है, कभी आपको डिटेन किया गया है, कभी आप बंदी बनाए गए हो, तो यहाँ पर यस और नो आप जो भी किया हो आपको फिल कर देना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं कहीं जा रहा था बाइक से और मेरा चालान काट दिया, तो यहाँ पर यस और नो क्या करना पड़ेगा, तो उनको भी यहाँ पर नो करना पड़ता है ना, उनको यहाँ पर यस नहीं कर देना है। तो ये सारी बातें हैं, जैसे कि आपके विरुद्ध कोई मामला तो नहीं है, आपको कभी डिवार तो नहीं किया गया है, ये सारी बातें हैं, आप इसे यस और नो फिल कर देना है। अगर कभी किया गया है तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो आप NA नॉट एप्लीकेबल लिख देना। और आपको सारी चीज़ें सही फिल करनी है, गलत चीज़ें फिल मत करना। नंबर 13 पर है कि आपके एरिया के कोई भी 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं। नाम कैपिटल में लिखना है, नाम के साथ साथ उनका थोड़ा बहुत एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा, और साथ ही साथ कोशिश करना कि उसमें आप उनका मोबाइल नंबर भी दे दो, है ना। उसके अलावा यहाँ पर आपके साइन कर देने हैं, आपका नाम आएगा कैपिटल में, आपके फादर का नेम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, तारीख आ जाएगी। तारीख का मतलब है, डेट का मतलब होता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं आज की ही डेट फिल करूँगा, और ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास कोई स्पेसिफिक डेट है कि उसको ही फिल करूँगा। मैं अब से लेकर जब भी मैं इसको भेजूँगा AFHQ को, उसके बीच की कभी भी कोई भी डेट फिल कर सकता हूँ, है ना। आपकी रैंक आ जाएगी, आपका किस एग्ज़ाम ईयर में पास किया है, 2022, पोस्ट का नाम ASO। उसके बाद में आता है पहचान आपका प्रमाण पत्र आ जाएगा। इसमें कौन कौन साइन करेगा, कौन कौन साइन कर सकता है। पहले तो गजेटेड ऑफिसर आ जाएंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो। आपके स्कूल का लेक्चरर भी कर सकता है, आपके कॉलेज का लेक्चरर भी कर सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल भी कर सकता है, स्कूल का हेडमास्टर भी इसमें कर सकता है। आपने लास्ट जहाँ से पढ़ाई की है कॉलेज से, वो भी इसमें साइन कर सकता है। आपके जो SDM होते हैं वो भी कर सकते हैं, तहसीलदार भी कर सकते हैं, और नायब तहसीलदार भी कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा आपके यहाँ के MLA या MLC या फिर MP सांसद भी साइन कर सकते हैं, जहाँ की आप रहने वाले हो वहीं के, और कहीं से मत कराना। उसके अलावा आपके जो BDO होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो कर सकते हैं। ग्राम सेवक को मत समझ लेना, ये है BDO। आपके पोस्ट मास्टर भी कर सकते हैं, आपके पंचायत इंस्पेक्टर भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया रहता है कि आपके जो भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं, लेक्चरर वगैरह स्कूल के, वो ही इस पर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन वो फिल कर देंगे कि वो आपको लास्ट कितने सालों से जानते हैं। इसमें एक काम करना, कम से कम आपको 6 मंथ फिल करवाने हैं। मैं तो आपसे कहूँगा कि कम से कम 1 साल तो आपको फिल करवा ही लेना है। यहाँ पर वो अपना साइन कर देंगे, यहाँ पर आपके साइन नहीं होंगे, यहाँ पर उनके साइन उनके होंगे, ठीक है। उनका आ जाएगा कि वो किस पद पर हैं, है ना, और उनका एड्रेस जो भी सील वगैरह सब लग जाएगी। तारीख और प्लेस ये सेम वो चीज़ें जब आप फिल कर दोगे उसके बाद की तारीख होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर तारीख पहले की है और आप जो सारी इन्फॉर्मेशन भर रहे हो वहाँ पर तारीख आपने बाद की भर दी, है ना। वो चीज़ें पहले करवाना, ये चीज़ें फिर बाद में साइन होंगे उसके गजेटेड ऑफिसर के। ये आपको फिल नहीं करना है, ऑफिस फिल करेगा। इसके बाद में आता है एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस फॉर्म होता है ना, विलिंगनेस फॉर्म भी कहते हैं। इसका मीनिंग होता है कि मैं कहीं भी सर्विस देने को तैयार हूँ। जैसे कि आर्मी के 3 होते हैं, एक तो हो गया नेवी का, एक होता है आर्मी का, और एक होता है आपका एयरफोर्स का, है ना। तो इसमें आपको कहीं भी आपको सर्विस करनी पड़ सकती है ना। उसके बारे में बता रखा है कि मैं कहीं भी जॉब करने को, सर्विस करने को रेडी हूँ। यहाँ पर आपको साइन कर देने हैं, आपका नेम आ जाएगा हिंदी में और इंग्लिश में, आपका प्रोजेक्ट पूरा एड्रेस आ जाएगा, आपका प्लेस आ जाएगा। प्लेस का मतलब भी वो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं दिल्ली ही लिखूँगा, यहाँ पे आप इंडिया में कहीं का भी लिख सकते हो, जहाँ आपका होम टाउन है वहीं का इसमें लिख देना आप, है ना। इसका मीनिंग होता है कि मैं इस फॉर्म को कहाँ बैठ के फिल कर रहा हूँ, तो अपने घर का एड्रेस इसमें दे सकते हो, या जॉब कर रहे हो वहाँ का भी आप दे सकते हो। आपकी रैंक आ जाएगी, एग्ज़ाम ईयर आ जाएगा, पोस्ट का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा आपका ना, आधार संख्या, पैन नंबर भी आप दे देना इसमें। उसके बाद में आता है फॉरेन डिक्लेरेशन फॉर्म। इसका मीनिंग होता है कि आपकी कोई फैमिली का कोई फॉरेन में रह के जॉब कर रहा है, या फिर कोई फॉरेन का आदमी है आपके यहाँ पर इंडिया में जॉब कर रहा हो और आपसे वो रिलेशनशिप में, मतलब हो सकता है आपकी फैमिली में कोई हो वो, है ना।
अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज़ नो कर देना है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो एम्प्लॉयड हैं कहाँ पर, फॉरेन मिशन में, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बारे में यहाँ पर उनका आपको नाम लिखना पड़ेगा और उनसे आपका क्या रिलेशन है ना, क्या संबंध है उनका, आपके फादर हैं, मदर हैं, अंकल हैं, भाई या बहन हैं, उनके बारे में लिखना है। इनके अलावा किसी और का मत लिखना है ना। कहीं आप बोलो कि मेरी बुआ वगैरह रह रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है उनका भरना यहाँ पे। उसके अलावा है वहाँ पर उनकी नौकरी है, जो सर्विस है वो कब ज्वाइन हुए थे, क्या उनका डेजिग्नेशन है और क्या उनका पे स्केल है, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सारी सही है। अगर मैं कुछ छुपाता हूँ तो इसको डिपार्टमेंटल ऑफेंस माना जाएगा, है ना। उसके अलावा अगर इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन में कोई भी चेंजेज होते हैं तो आपको अपने ऑफिस को इन्फॉर्म करना होता है ना। जैसे मान लो आपकी शादी हो जाती है तो उसके बारे में भी आपको अपने ऑफिस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, लिखित में देना पड़ेगा। आपके साइन कर देने हैं, आपका वही आपकी रैंक, एग्ज़ाम ईयर सब लिख देना है, आपका नेम लिख देना है कैपिटल में, आपकी पोस्ट लिख देनी है आपको। यह भी उसी का पार्ट है। इसमें भी लिखा हुआ है कि आपका क्लोज कोई रिलेशनशिप में हो जो दूसरे देशों के नागरिक हैं, मतलब फॉरेनर्स हैं और या फिर रह रहे हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री और भाई बहन। ठीक है, उसके अलावा ये है अगर भारत में निवास कर रहे, जैसे कोई हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव हो जो भारत का नहीं है लेकिन भारत में रह रहा हो, ठीक, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वही माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन या फिर आपके पुत्र पुत्री, मतलब शादी हो गई तो बच्चे आपके। उसके अलावा अगर कोई फॉरेन में रह के कोई गवर्नमेंट जॉब में है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उनका क्या डेजिग्नेशन है, किस ऑफिस में है जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं और उनकी वहाँ पर ज्वाइनिंग कब हुई थी, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लिखा हुआ है कि सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, सारी करेक्ट हैं। अगर कोई भी गलती होती है तो मेरे पे कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपके साइन कर देने हैं, नेम आ जाएगा, रैंक है, एग्ज़ाम ईयर आ जाएगा, आपका पोस्ट आ जाएगी ASO, है ना। वो ये अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस बाद में फ्यूचर में होते हैं, जैसे आपकी मान लो शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो सारे सब चीज़ों के बारे में आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, है ना। तो जो आपका AF था तो 2 तो आपको दे दिए गए हैं, 3 और उसकी आपको जीरोक्स करानी पड़ेंगी, मतलब टोटल आपके पास 5 होने चाहिए। बाकी दोनों फॉरेन का और जो एक फॉर्म और था उसका विलिंगनेस का, वो दोनों आपके पास एक एक जो दिए गए हैं वही काफ़ी हैं। बाकी AF आपके पास 5 कॉपी होनी चाहिए। पाँचों को ऐसा नहीं है कि आप फिल करके उनको जीरोक्स करवाएं, आपको पहले जीरोक्स करवानी है, फिर पाँचों को अलग अलग आपको फिल करना है ना। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी और यह आपको अभी फिल करके नहीं भेजना है AFHQ को, ये आपको फिल करना है जब आपके पास मेल आएगा, ऑफिस की ओर से पहले एक मेल जाएगा, तब जाके आपको इसको बाई पोस्ट या बाई मेल जैसा भी होगा आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, और मेल मुझे लगता है कि आपके पास 1 महीने का टाइम लग जाएगा, अराउंड 20-25 दिन के आसपास आपके पास मेल आएगा और अब से लेकर 3 महीने के अराउंड आपको ज्वाइनिंग होने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि इसी बीच कोई हो सकता है जॉब कर रहा होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो आप यहीं दे दोगे, लेकिन हो सकता है किसी ने और कहीं अप्लाई कर रखा हो, उसके बाद सिलेक्शन हो गया हो या होने वाला हो और वहाँ 1-2 महीने वो कहीं और जॉब करता है, तो जब भी आप AFHQ को ज्वाइन करोगे तब आपको उस जॉब के बारे में बताना पड़ेगा कि मैंने यहाँ जॉब की है ना, छुपाना नहीं है वो चीज़ आपको। तो यही सब इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपका और कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, उसकी लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, वहाँ जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।